उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा है जरूरी, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात होगी राजस्थान और तेलंगाना में चल रहे धुआंधार प्रचार की। इन्हीं 2 राज्यों में अब मतदान बाकी है। इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि ये जो फ्रीबी वाली गारंटी है, क्या इसको लेकर राजनीतिक दलों के बीच होड़ सी लग गई है। कोई कहता है कि वो मेरी कॉपी कर रहा है, दूसरा कहता है नहीं ये हमारी ओरिजिनल है, हम कॉपी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो विकास बनाम फ्रीबी की बहस है, जनता किसको चुनेगी, ये अहम सवाल है। करेंगे इस पर खास चर्चा। और इसके बाद बात होगी कि पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य सेवाओं की और सड़क की कैसी व्यवस्था है। वहां पर सड़क नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस ने मना किया। खाट पर एक बीमार महिला को मालदा जिला में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं सकी, मौत हो गई महिला की। इसके बाद फिर बात करेंगे कि उत्तरकाशी सुरंग हादसे पर बचाव और राहत कार्य तेज हो चुके हैं। प्रधानमंत्री अब तक 3 बार वहां के सीएम से जानकारी ले चुके हैं और लगातार पीएमओ भी संपर्क में है। और फिर रिपोर्टर डायरी के आज के पन्ने भी होंगे कि क्या कुछ खास है आज के रिपोर्टर की डायरी में। इन सभी मुद्दों पर हम करेंगे बात, करेंगे सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। उत्तरकाशी सुरंग हादसे पर राहत और बचाव कार्य हुआ तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर ली मुख्यमंत्री धामी से स्थिति की जानकारी। बचाव अभियान में शामिल होने के लिए इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस के अध्यक्ष भी पहुंच चुके हैं सलक्यारा। ओडिशा के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बारीपदा में संथाली लेखक संघ सम्मेलन और साहित्यिक महोत्सव का किया उद्घाटन। कुलियाना में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का भी करेंगी उद्घाटन। राजस्थान चुनाव में आज भी प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पाली में चुनावी सभा को किया संबोधित। भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने संभाली प्रचार की कमान। तेलंगाना में भी नेताओं का तूफानी दौरा। आज अमित शाह और सभी दल के नेताओं का जमावड़ा। केसीआर, प्रियंका समेत ओवैसी ने भी प्रचार अभियान किया तेज। पश्चिम बंगाल के मालदा में जर्जर सड़क के कारण लोग बीमार को खाट पर अस्पताल ले जाने को मजबूर। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी और खस्ता हाल सड़क के कारण एक महिला की मौत। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दिल्ली में आज दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा। गोवा में आज से शुरू हो रहा है फिल्मों का महाकुंभ। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में। कई स्थानों पर AQI 300 के पार। शीतकालीन अवकाश के बाद प्रदूषण के बीच ही फिर से खुले स्कूल। और उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ संपन्न हुआ छठ पर्व। देश के साथ विदेशों में भी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया महापर्व।
तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात आज के पहले एजेंडे की और बात चुनावी राज्यों की, जहां पर राजस्थान और तेलंगाना में धुआंधार प्रचार जारी है। तो राजस्थान की बात पहले करते हैं। राजस्थान चुनाव में आज भी प्रचार जोरों पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पाली में चुनावी सभा को संबोधित किया है। तो इस संबोधन में पीएम ने खास तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस सरकार पर करारा हमला बोला। साथ ही दलितों और महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस की नीतियों पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति में माहिर है, इसीलिए कांग्रेस को सबक सिखाना तो जरूरी है। साथ ही पीएम ने कहा कि राजस्थान की जनता कांग्रेस के भ्रष्टाचार, अत्याचार, दलित, किसान और महिला विरोधी काम से तंग आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज राजस्थान के पीलीबंगा में भी रैली और शाम को बीकानेर में उनका रोड शो का भी कार्यक्रम है। और राजस्थान में ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी आज राजसमंद और उदयपुर में जनसभाएं हैं। तो बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भी प्रचार की कमान संभाल रखी है। उनकी भी रैली, उनके भी कार्यक्रम राजस्थान में। और उधर दक्षिणी राज्य तेलंगाना में भी आज तमाम नेताओं का जमावड़ा है। इसी क्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह की भी वारंगल में रैली। और इसके अलावा शाम को केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह का उप्पल विधानसभा क्षेत्र में एक रोड शो का भी कार्यक्रम है। साथ ही बीआरएस, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए लगा रहे हैं अपनी पूरी ताकत। एआईएमआईएम के तरफ से असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रचार का मोर्चा संभाल रखा है। लगातार उनके भी कार्यक्रम हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा के प्रमुख जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद की सनत नगर विधानसभा में रोड शो किया और स्थानीय प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। साथ ही उन्होंने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को कभी भी पूरा नहीं किया है। कांग्रेस के नेता झूठी गारंटी देते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में चुनावी जनसभा में कांग्रेस पर जबरदस्त निशाना साधा और राजस्थान की चरमराती हुई कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। तुष्टीकरण की राजनीति का असर क्या होता है, इसको राजस्थान ने बीते 5 वर्षों में झेला है। कांग्रेस ने राजस्थान को दंगों में झोंक दिया। दंगों और आतंक की मानसिकता रखने वाले के हौसले बुलंद हो गए। सौहार्द की इस धरा पर ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिनके बारे में कभी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। ऐसी विकृत मानसिकता वाली कांग्रेस को अच्छे से सबक सिखाना जरूरी है। राजस्थान के बीकानेर से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो और ज्यादा बात करने के लिए इसी खबर पर। विशाल बैरिस्टो, विशाल, सबसे पहले तो यही कि प्रधानमंत्री आज लगातार तीसरे दिन राजस्थान में हैं और जिस तरह से उन्होंने करारा हमला बोला है राजस्थान की सरकार पर, कांग्रेस पर, भ्रष्टाचार को लेकर, तुष्टीकरण को लेकर, परिवारवाद को लेकर, दलित विरोधी नीतियों को लेकर, महिला विरोधी नीतियों को लेकर, प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। विशाल, देखिए लालचंद्र, इससे पहले कि हम आरोपों प्रत्यारोपों पर जाएं या चुनावी मुद्दों पर जाएं, एक बेसिक फर्क जो मुझे देखने को मिल रहा है बीजेपी और कांग्रेस, जो दोनों प्रमुख पार्टियां हैं राजस्थान में, वो ये है कि बीजेपी का संगठन बहुत स्ट्रांग है जो कांग्रेस के पास नहीं, और ये खुद कांग्रेस के नेता भी मान रहे हैं। तो एक तो बेसिक फर्क ये है। अब हम बात करते हैं स्टार कैंपेनर्स की, तो अगर बीजेपी की तरफ हम बात करें तो प्रधानमंत्री लगातार अपने अभियान में लगे हुए हैं। मैं लगातार उनको कवर करता आ रहा हूं। झुंझुनू, नागौर, बीकानेर और कल जयपुर। आप सोचिए कितनी एनर्जी से वो भरे हुए हैं और ये ऊर्जा वो अपने कार्यकर्ताओं में भी भरते हैं और वो
जाती है परकोलेट होकर जनता के बीच में भी। बीकानेर के अंदर आज शाम को उनका एक रोड शो होने वाला है जो शुरू होगा जूनागढ़ किले से और वो खत्म होगा गोकुल सर्किल पर, जिसके बीच में शार्दुल सिंह सर्किल आएगा, जसूर गेट आएगा और ये करीब 4 किलोमीटर का लंबा पैच जो है रास्ता है, इसके दोनों तरफ लोग खड़े रहेंगे और उनका अभिवादन करेंगे। जनता इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है कि एक तरफ प्रधानमंत्री है, एक तरफ बीजेपी है जिसके सेंट्रल लीडरशिप है और वो जो फैसला लेती है वो सबको मंजूर होता है। देखिए राजस्थान में बीजेपी ने सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया, कई तरह की बातें आई, वसुंधरा राजे को लेकर कई बातें हुई, लेकिन कांग्रेस पे अगर हम बात करें तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत को एक साथ खड़े करके फोटो खिंचवाना पड़ रहा है राहुल गांधी को, कहना पड़ रहा है ऑल इज वेल। लेकिन मेरी पिछले महीने डीडी कॉन्क्लेव के दौरान जब सचिन पायलट से बात हुई तो उन्होंने ये माना कि देखिए जो हुआ है उसको कोई नकार नहीं सकता है। इतना जरूर कहता हूं कि चुनाव के दौरान हम सबको पार्टी हित में साथ होना पड़ेगा। ठीक विशाल, बात अगर कर लें कि बाकी पार्टियों के प्रचार की भी, कांग्रेस की तरफ से भी देखिए कांग्रेस भी कोई कसर तो नहीं छोड़ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं राजस्थान में। देखिए राजस्थान के चुनाव में अब तक तो पूरे कंट्री का जो फोकस था वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरफ था। 17 तारीख को वो समाप्त हुई चुनाव और अब हो रहा है राहुल गांधी और बाकी लोगों का जो फोकस है वो राजस्थान की तरफ आया। प्रियंका गांधी भी यहाँ पर अभियान कर रही है, चुनावी सभाएं कर रही हैं। तो जो मुख्य मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है और बीजेपी ने सभी 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। हालांकि एक कांग्रेस के कैंडिडेट है जिनकी अनटाइमली डेथ होने की वजह से अब चुनाव जो है, मतदान जो है 199 सीटों पर होगा। लेकिन कांग्रेस ने एक थर्ड फ्रंट है आरएलपी, उससे हाथ मिलाया है और उसके लिए एक सीट भी छोड़ी और जिसकी वजह से हमने स्टोरी दिखाई थी किस तरह से मिर्धा परिवार जो नागौर का बहुत नामी परिवार है और उनके बीच में चाचा और भतीजी के बीच में दरार आ गई। ज्योति मिर्धा ने नाराजगी में कांग्रेस को छोड़ दिया, बीजेपी का हाथ दामन थामा, जबकि चाचा हरेंद्र मिर्धा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक, चलिए विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बीकानेर में आज रोड शो है तो आपसे जानकारी तो लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। और अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि क्या राजनीतिक दलों के बीच फ्रीबी के वादों को लेकर होड़ सी लग गई है और क्या एक दूसरे पर कॉपी करने के आरोप लगा रहे हैं और विकास के बरक्ष ये जो होड़ है ये कहां जाकर टिकती है। करेंगे चर्चा, बने रहिए डीडी न्यूज के। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की और खास चर्चा हम करने वाले हैं कि 5 राज्यों में फ्रीबी का कितना जोर है सभी पार्टियों के बीच। तो इस बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने दावा किया है कि अगर बीजेपी और जेडीएस लोकसभा में जीत गए तो फ्रीबी बंद हो जाएगी। यानी कि कर्नाटक के लोगों को ये एक तरह से डरा रहे हैं। कर्नाटक में 5 गारंटी की बदौलत सत्ता में कांग्रेस लौटी है और उसका दावा है कि हमारे फ्रीबी की तो बीजेपी कॉपी कर रही है। लेकिन देखिए तो कर्नाटक सरकार तो 5 गारंटी को ही अब तक जमीन पर नहीं उतार सकी है। खुद शिव कुमार ही कह चुके हैं कि विकास के लिए पैसा नहीं है क्योंकि पैसा तो गारंटी पूरी करने में लगानी है। फ्रीबी और गरीब कल्याण के बीच छिड़ी बहस के बीच पीएम ने कहा था सरकार कृषि क्षेत्र में 6.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी का बोझ उठा रही है। फसल की बुआई के समय किसानों को मिल रही आर्थिक सहायता और सस्ते दर पर खाद को पीएम ने मोदी की गारंटी कहा था। 5 राज्यों के चुनावों में पीएम मोदी ने कहा था कि वे सिर्फ वादे नहीं करते बल्कि जो कहते हैं उसे पूरा भी करते हैं।
उधर राजस्थान में चुनाव प्रचार के बीच सीएम गहलोत गारंटी यात्रा पर ही निकल चुके हैं। नए वादे और गारंटी की लिस्ट लंबी होती जा रही है क्योंकि हर दिन नए वादे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने 400 से ज्यादा वादे कर दिए हैं और यहां तक कि गारंटी के शपथ पत्र के साथ उम्मीदवारों ने पोलिंग के दिन अपील तक जारी किया था। बात तेलंगाना की कीजिए तो वहां भी वादों और गारंटी की बरसात सी हो रही है। केसीआर की बीआरएस अपने फ्रीबी की बदौलत ही दोबारा सत्ता में आना चाहती है। फ्रीबी वाले राज्यों में पंजाब का उदाहरण लीजिए तो कर्ज 3.5 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है और ऐसी स्थिति आ गई है कि मान सरकार ने अपनी ही पेंशन स्कीम को ठंडे बस्ते में डाल दिया। कर्नाटक की बात कीजिए, 5 गारंटी से राजस्व पर पड़े बोझ के कारण कई योजनाएं बंद हो चुकी हैं और बिजली की कीमत में इतनी बढ़ोतरी कि उद्योग जगत परेशान है। हिमाचल का उदाहरण लीजिए तो 800 करोड़ रुपए के कर्ज के लिए बाजार में उतरना पड़ा है। मध्य प्रदेश भी 4 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में पहले से डूबा हुआ है। चुनाव आयोग ने फ्रीबी घोषणाओं के साथ फंड की व्यवस्था भी सामने रखने को कहा था, लेकिन पार्टियां हैं कि सिर्फ वादे किए जा रही हैं धुआंधार। तो आखिर पार्टियों का क्या रुख है इस मामले में और पार्टियां किस तरह से इस मामले में खुद तो वादे कर रही हैं, ये नहीं बता रही कि कैसे वादे पूरे होंगे और दूसरे को कह रही हैं कि वो हमारी कॉपी कर रही है। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज़्यादा चर्चा के लिए, और साथ ही हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक गए और एक वादा कर दिया, उसके बाद मुझे तो लगता है कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो कोई पार्टी कोई नेता ये कह देगा कि हमें जिताइए तो सही, हम आपके लिए जाएंगे और चांद तारे तोड़ करके लाएंगे और आपके पास रख देंगे। लाल जी, अगर मैं आपका ही सवाल का पहले जवाब दूं तो सबसे ज़्यादा है कि आने वाले टाइम में ये जो गारंटी की और फ्रीबी की जो बरसात हो रही है तो लोग क्या कहेंगे ये नहीं पता, लेकिन लोगों को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। सब चीज़ अगर घर बैठे बैठाए लोगों के लिए ऐसे वादे होते रहे तो भारत में बहुत दिन दूर नहीं है कि सारे लोग कहेंगे कि हमको घर बैठाए सब कुछ मिल रहा है तो करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन मैं इससे अलग आता हूं कि ये गारंटी वर्सेस गारंटी की बात अगर आप देखें कि किस तरह से एकदम एक तरह से होड़ लगी हुई है पॉलिटिकल पार्टियों में और एक तरह से वादे में लिस्ट से बड़ी होती जा रही है। ठीक है, तो मैं सबसे आपके पहले पास गारंटी की बात मैं करता हूं, आपके पास लौट के चर्चा करूंगा, लेकिन इस वक्त जरा तेलंगाना जाना पड़ेगा क्योंकि वहां पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह रैली संबोधित कर रहे हैं जगविहार में। मगर मोदी जी ने टर्मरिक बोर्ड बनाकर उत्तर तेलंगाना के सारे किसानों की पुरानी समस्या का समाधान। अब ये धर्मपुरी मेरे पीछे पड़े हैं कि यहाँ पर 3 शुगर फैक्ट्रियां है, इसको रिवाइव कर दो। करनी चाहिए ना, करनी चाहिए ना। देखो भाई, मैं कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना सरकार बनेगी वो, और भारत सरकार तीनों शुगर फैक्ट्रियों को रिवाइव कर फिर इसके साथ साथ मक्का प्रोसेस कर इथेनॉल की इकाई से पेट्रोल में मिश्रित करने का कारखाना भी यहां पर डाला जाए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि पूरे तेलंगाना में लाखों बीड़ी के वर्कर है या नहीं है? ये निजामाबाद में भी 3 लाख से ज्यादा बीड़ी वर्कर है। अब करोड़ों रुपए का फंड पड़ा है, इसका उपयोग क्या? हमने तय किया है बीड़ी के वर्कर के लिए 500 बेड का एक बहुत बड़ा अस्पताल निजामाबाद के अंदर बनाने का काम हम करेंगे। और एनआरआई मंत्रालय भी एजेंडा हमारा घोषित होता था, अरविंद पीछे पड़ गए। एनआरआई मंत्रालय बनाओ, एनआरआई पूरी फुल फ्लेज मिनिस्ट्री तेलंगाना के एनआरआई भाइयों बहनों के लिए ये भारतीय जनता
जनता पार्टी बनाएगी। मित्रों, मोदी जी ने कहा था कि हम पिछड़ा वर्ग को न्याय करेंगे। एक कांग्रेस पार्टी और केसीआर दोनों ने बैकवर्ड क्लास को न्याय किया है। केसीआर ने 2014 में कहा था उनकी पार्टी का बहुमत दीजिए, हम दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे, मगर उन्होंने दलित मुख्यमंत्री नहीं बनाया, खुद बन गए ना। अब अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि बैकवर्ड क्लास का सीएम तेलंगाना को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। इसके साथ साथ माड़ीगा समाज को बहुत अन्याय रिजर्वेशन में होता है। हमने तय किया है कि माड़ीगा समाज को एससी कैटेगरी के रिजर्वेशन में वर्टिकल कोटा देकर माड़ीगा समाज के साथ न्याय करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों और बहनों, हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये 4% मुस्लिम आरक्षण हम समाप्त कर देंगे और ये 4% मुस्लिम आरक्षण का जो सीट बचता है वो एसटी, ओबीसी और एसटी में देकर उनको न्याय करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मुझे बताओ भाई, हैदराबाद विमोचन दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलो, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? निजाम के राज से, रजाकारों से तेलंगाना को मुक्ति मिली, इसकी स्मृति रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? ये ओवैसी के डर से केसीआर हैदराबाद विमोचन दिन नहीं मनाते, मगर हम नहीं डरते ओवैसी से। आप भाजपा सरकार बना दो, हैदराबाद विमोचन दिन को हम स्टेट डे के रूप में मनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। ये ओवैसी साहब जो है वो तुष्टीकरण करने में से बाज नहीं आते हैं। इनकी चुनाव का चिन्ह कार है, कार है ना, मगर कार का स्टीयरिंग ना ओवैसी के, कार का स्टीयरिंग ना केसीआर के पास है, ना केटीआर के पास है, ना कविता के पास है। कार का स्टीयरिंग ओवैसी के पास है, ओवैसी के। सीधा प्रसारण आप तेलंगाना के जगतियाल से देख रहे थे, जहां पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह रैली को संबोधित कर रहे हैं और खास तौर पर केसीआर सरकार असदुद्दीन ओवैसी पर तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर हमला बोल रहे हैं। और अब हम आपको परिचय करा देते हैं अपने आज के गेस्ट से, जो आज हमारी चर्चा में भाग लेने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ टीएस संकीर्थ जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत टीएस संकीर्थ जी। और हमारे साथ निजाम फौजदार साहब हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। आप दोनों से हम चर्चा को बढ़ाएंगे आगे और जरूर इस चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इस समय चलते हैं राजस्थान के पीलीबंगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पहले सरकारों को सोचने की फुर्सत ही नहीं थी, उनके लिस्ट में ये काम ही नहीं थे। लेकिन आपके इस सेवक ने पीएम स्वनिधि योजना की मदद से आज ऐसे लाखों रेहड़ी पटरी वाले, सामान्य काम करने वाले लोगों के जीवन को, उनके परिवार के जीवन को बदला है। जिनको कोई नहीं पूछता, मोदी उनको पूछता भी है और मोदी उनको पूजता भी है। कोई कपड़े धोने का काम करता है,
कोई जूते बनाने का काम करता है, कोई राजमिस्त्री है, कोई लोहार है, कुम्हार है, सोनार है, बढ़ई है, मूर्तियां बनाता है, पत्थरों में कलाकारी करता है। ऐसे अनेक जो मेहनत करके रोजी रोटी कमाते हैं, ऐसे लोगों को सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। वो जाने उनका काम जाने। ये आपका सेवक है जो ऐसे साथियों का जीवन बदलने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आया है। यानी जो किरत करता है उसको सम्मान दिया जा रहा है। और मोदी एक और काम कर रहा है, जो बेईमानी करता है, जो बेईमानी करता है उसे उसके पाप की सजा देने के लिए भी उतना ही काम करता है। आप मुझे बताइए, बेईमानों से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये बेईमानी करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? चुनाव में सबसे पहले उनको पराजित कर करके सजा देंगे कि नहीं देंगे? मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपको गारंटी देने आया हूं। मैं आज आपको गारंटी देने आया हूं, जिसने गरीब को लूटा है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। यहां राजस्थान में भी वो दिन दूर नहीं जब गरीबों को लूटने वाले सलाखों के पीछे दिन गढ़ते होंगे। मेरे परिवारजनों, हमारे सेवा काल में वंड छकों की परंपरा सशक्त हुई है। गरीब कल्याण की, जन कल्याण की, सबका भला करने की नई परंपरा देश में हमने विकसित की है। देश का करदाता ईमानदारी से कमाता है, फिर वो ईमानदारी से टैक्स भरता है। लेकिन 2014 से पहले क्या होता था? ईमानदारी से टैक्स भरने वाले का पैसा घोटालों में लूट जाता था और गरीब मध्यम वर्ग के हाथ कुछ भी नहीं लगता था। यहां राजस्थान में बीते 5 वर्षों में क्या हुआ है, इसकी पूरी कथा लाल डायरी में लिखी है। डायरी लाल है, कारनामे काले हैं। और इन दिनों तो देखिए, लूट के जो लॉकर खुल रहे हैं, लॉकर, और लॉकर खुलते हैं तो उसमें से नोटों के ढेर निकलते हैं, सोने की ईंटें निकल रही है। ये कांग्रेस का पाप सामने ला रहा है। साथियों, बीते 9 वर्षों में टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ी है। करदाता को भी भरोसा है कि भाजपा सरकार पाई पाई का सदुपयोग करेगी। क्या किसी ने कभी कल्पना भी की थी कि भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा? याद कीजिए वो दिन
जब कोरोना का कालखंड था, कोविड था, पूरी दुनिया पर मौत मंडरा रही थी। हर किसी के मन में सवाल होता था कि इससे बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। कोई किसी की चाहते हुए भी मदद नहीं कर सकता था। घर से बाहर निकलना यानी मौत को बुलावा देना, ये हाल थे। बाहर कारोबार ठप हो गए थे, लेकिन ये आपका सेवक सोता नहीं था। और मैंने तब किया था कि 80 करोड़ मेरे देशवासी इनके घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। राजस्थान के पीलीभंगा से आप सीधा प्रसारण देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और खासतौर पर उन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना का जिक्र किया और साथ ही ये भी कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले को छोड़ूंगा नहीं। और ये भी कहा कि लाल डायरी में, नाम तो लाल डायरी है लेकिन पन्ने काले हैं, काले कारनामे हैं। तो ये मुद्दे वो उठा रहे थे। और अब आज की खास चर्चा करते हैं कि जो फ्रीबी के वादे हैं उसको लेकर राजनीतिक दल ताबड़तोड़ वादे कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो दूसरा मेरी ही कॉपी कर रहा है। तो ये जो वादे हैं ये आखिर कहां ले जाएंगे चुनावी राजनीति को और देश की अर्थव्यवस्था को। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हैं, टीएस संकेत जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और निजाम फौजदार साहब हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। मैं चर्चा अधूरी रह गई थी तो विनोद जी से बढ़ाता हूं इस चर्चा को। विनोद जी, मुझे इस समय एक कहावत याद आ रही है, छोटी सी बल्कि बहुत ही छोटी सी कहानी है कि एक बार किसी मालिक ने अपने सारे भेड़ों को कहा कि स्वेटर दूंगा, तो सारे भेड़ जो है वो खुशी से नाचने लगी, लेकिन जो बूढ़ी भेड़ थी वो बिल्कुल चुपचाप थी, उदास थी। तो जाके पूछा क्यों उदास हो, तो बोले तुम्हें पता है ये स्वेटर कहाँ से आने वाला है। तो क्या फ्रीबी वादों का यही हाल है जो राजनीतिक दल ताबड़तोड़ किए जा रहे हैं? बिल्कुल गंभीर सवाल लाल जी आपने पूछा है, लेकिन इससे पहले कि ये गारंटी बनाम गारंटी का जो आज का अपना डिस्कशन का है और आप जिससे जो रिपोर्ट दिखा रहे थे जी, तो इस गारंटी की बनाम गारंटी जो स्कीम का ये जो घोषणाएं हो रही है उसके पीछे की थोड़ा सा बैकग्राउंड आप देखें कि पीछे इसी साल में एक दिल्ली के में होने वाले एक सम्मेलन में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि अगले चुनाव में जब 2024 के बाद वो सत्ता में आएंगे तो ये मोदी की गारंटी है कि भारत तीसरी नंबर के अर्थव्यवस्था में हो। जी याद होगा आपको, किसी के साथ में एक सभा में वो गारंटी की बात करते हुए उन्होंने कहा था यही मोदी की गारंटी है जो किसान सम्मान निधि और इसके बाद जो फर्टिलाइजर्स को लेके है। तो उन्होंने कहा कि कोरोना के काल बीते, फिर उसके बाद रूस का और अब यूक्रेन का जंग लगातार आप 2 साल से देख रहे हैं। इस सब के बावजूद भी अगर फर्टिलाइजर्स के खाद के दाम नहीं बढ़े और किसान का जो है वो एकदम उचित मूल्य पे खाद उनके अपने किसान के खेत तक पहुंचा, तो ये उन्होंने कहा कि 6.5 लाख करोड़ रुपया जो सरकार सब्सिडी दे रही है इन दोनों स्कीम में, तो ये किसानों के लिए मोदी की गारंटी है जी। अब ये गारंटी के लेके जो अभी सिद्धारमैया सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं डीके शिव कुमार, वो कह रहे हैं कि ये गारंटी की बात तो हमने पहले कर्नाटक में की थी। एक्चुअली कांग्रेस की बात मान के बैठी हुई है कि ये फ्रीबी मॉडल का जो गारंटी उन्होंने कर्नाटक में चुनाव के समय में लाया और चुनाव के बाद उन्होंने सत्ता बनाई है, ये उनका ओरिजिनल है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये गारंटी की बात तो दिल्ली के केजरीवाल भी कर रहे हैं कि ये फ्रीबी मॉडल उनका आपने चुराया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि वो देश किधर जा रहा है, तो ये भी एक जानने की जरूरत है कि आज देश में जितने राज्य हैं, अगर कुल मिला के देखें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो 70 लाख करोड़ से ज्यादा राज्यों के ऊपर में कर्ज है अलग अलग राज्यों में। कर्नाटक अगर सबसे संपन्न राज्य आप में से एक है तो उस पे भी लगभग 6 लाख करोड़ का है। और अगर कर्नाटक की सरकार
इस बार की बजट जो है, उनका बजट देखिए, वो 3 लाख करोड़ की बजट का उनका बजट है, और उसमें अगर 60,000 सिर्फ उनके 5 एजेंडे पे है, उसको पूरा करने में अगर कर्नाटक की सरकार अभी तक हाँप रही है, तो आप बताइए कि इतने वादों की जो झड़ी लग रही है हर स्टेट में, जो राज्य आमतौर से उनको गरीब राज्य ही माना जाता है, तो उन राज्यों में जो ये वादों की झड़ी को गारंटी दी जा रही है, उसको क्या कहेंगे? ठीक, बिल्कुल। और मजे की बात है कि ये वही शिव कुमार कह रहे हैं जिस शिव कुमार ने अपने एमएलए को कहा था कि विकास के लिए तो पैसा ही नहीं है, गारंटी पूरी करनी है। मैं टीएस संकीर्त जी के पास आऊं, उससे पहले निज़ाम फौजदार जी के पास चलता हूं। निज़ाम फौजदार साहब, बस सिर्फ अब इतना सा बाकी रह गया है, जिस तरह हर एक दिन घोषणाएं हो रही हैं, एक ही चीज़ बाकी रह गई है कि भाई हमें सत्ता में ले आओ, हम चांद सितारे तोड़ करके दे देंगे आपको। देखिए, 2 बातें हैं आपके डिबेट में। मैंने 2 बातों को समझा है। आपके एडिटर कह रहे थे कि जो मोदी करते हैं तो एक अजूबा होता है, अगर विपक्ष करता है तो ये एक गुनाह हो जाता है। नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। नहीं, उनकी बातों में वैसे ही लग रहा था, तो मैं उसका एक क्या कहते हैं, एक पर्सपेक्टिव रखा मैंने। लेकिन आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब थे, तब जो बिलो द पॉवर्टी लाइन के लोग थे जी, और आज प्राइम मिनिस्टर मोदी बनने के बाद जी 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे आ गए। ये कौन सा डेटा दे रहे हैं? नीति आयोग का डेटा अलग है। नीति आयोग का डेटा ले लीजिए, अगर आप वो CMI का ले लीजिए, या नहीं, नीति आयोग ने तो कहा है कि बहुत सारे लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। मुझे मेरा 3 करोड़ लोग हैं इस साल। खत्म। नहीं, सुनिए, अगर आप 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना देते हैं, फ्री चावल देते हैं, या तो गेहूं कब हुई थी शुरुआत 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो वाली योजना की? शुरुआत कब हुई थी बताइए? आप सच सुनना नहीं चाहते? आप सच तो सुनिए, मैं बताता हूं कि क्या कर रहे हैं हम, क्या करने वाले हैं, और हमारी गारंटी से ग्राउंड रियलिटी पे कितना इफेक्ट पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। ठीक है। आपके प्रधानमंत्री, आपके नहीं, बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को चावल देता हूं, या तो गेहूं देता हूं, या तो अनाज देता हूं। 80 करोड़ लोगों को आपने गरीबी की रेखा नहीं, सीधा आपने 0 पे लाकर खड़ा कर दिया। तो ये हुई आपकी आर्थिक नीति। अगर हम कहते हैं कि हम एम्पावर करेंगे लोगों को ताकि वो अपनी जिंदगी बना सके, हमने सीधे पॉकेट में पैसा देकर 350 रुपए का सिलेंडर आपने 1100 कर दिया। आज गरीब गैस नहीं भर सकता, तो हमने उनको कहा कि घर की सबसे बड़ी महिला होती है, हमने कहा कि आपको 2000 देंगे, 2000 देने से आप सिलेंडर खरीद पाएंगे, थोड़ा अनाज खरीद पाएंगे, अपने बच्चों को खिला पाएंगे, अपने बच्चों की चिकित्सा कर पाएंगे। उसके बाद जब हमने कहा कि जब वो औरत वही घर की गृहिणी होती है, अगर वो कहीं जाना चाहती है, कहीं से आना चाहती है, तो हमने उनकी बस का प्रयाण जो होता है, जो ट्रैवल होता है, उसको फ्री कर दिया। उसकी वजह से करीब 1000 रुपए बचते हैं। अगर वहां से वो 1000 रुपए बचाते हैं तो वो अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाती है, अपने घर में किसी को अगर चिकित्सा की जरूरत है, दवा की जरूरत होती है, मैं जवाब लेता हूं। घरेलू चीजों को रुकिए सर, रुकिए जनाब। हमने कहा इनकी आर्थिक जो नीति है, उसकी वजह से लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, PhD होंगे, ग्रेजुएट होंगे, मास्टर ग्रेजुएट होंगे, उनको ये पकोड़े तलवाना चाह रहे थे। अगर उन ग्रेजुएटों को सही नौकरी दिलवानी चाहिए, हमने कहा कि आपको 1500 और 2000 रुपए का भत्ता देंगे। हमने कहा कि वो करेंगे। उसके बाद हमने कहा 2000 इलेक्ट्रिक सिटी के ठीक है, आपके वादों की लिस्ट हमारे पास है, मैं आऊंगा दोबारा, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। आज बीजेपी जो कर रही है, जो बीजेपी कर रही है, उनको समझ में आ गया है कि इस देश का एक बीजेपी से ही जवाब लेते हैं, फिर आऊंगा दोबारा। सुनिए सर, अगर बीजेपी अगर चाहती है, मोदी चाहते हैं कि सिर्फ एक ही आदमी यहाँ पे विकास करता रहे और उससे देश नहीं चलेगा। अब उनको पता चल गया है कि अगर गरीब पलट जाएगा, अब उनका जवाब ले लेते हैं, आप जवाब लेते हैं उनका, फिर आऊंगा आपके पास। टीएस संकीर्त जी, उनकी बातों से मुझे जो बात समझ में आ रही है, वो कह रहे हैं कि जब आप 5 किलो अनाज देते हैं 80 करोड़ लोगों को, तो आपने उनको गरीबी का सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक। लेकिन जब ये सीधे 1500 2000 डालने की बात करते हैं पॉकेट में,
तो इनका कहना है कि ये हम एम्पावर कर रहे हैं। देखिए, जैसा जुटाई का वादा करता है कांग्रेस, वैसे ही उसका सरकार भी है। मैं क्या बोलता हूँ, अगर उन्होंने तेलंगाना में, डीके शिव कुमार तेलंगाना में जाकर वो चुनाव भाषण में बोल रहे हम फ्री करंट देंगे, 200 यूनिट फ्री करंट देंगे। अरे भाई, कर्नाटका में तो सिर्फ किसानों की 4 घंटा करंट आता है, करंट देता है, उसमें तो 1-2-3 बार फ्लक्चुएशन हुआ तो ट्रांसफार्मर बंद हो रहा है। एक ट्रांसफार्मर लगाने के लिए 2 लाख रुपए चार्ज कर ले ये कांग्रेस गवर्नमेंट पहली बार, और उसका सर्वे करने के लिए 10,000 रुपए मांग रहे हैं। दिस इज द लीगल फीस द गवर्नमेंट इज आस्किंग। तो ऐसा है, और उधर तेलंगाना में 24 घंटा बिजली मिल रहा है, तो ऐसा है उन लोगों को गारंटी। और हमारा कांग्रेस प्रवक्ता ने बोल रहा था हम फ्री बिजली दे रहे हैं, ठीक है। बिजली का प्राइस अभी भी लास्ट हफ्ते उन्होंने 50 पैसा पर यूनिट बढ़ाया है, और उसका अभी पुराना बिल जो आते थे, अभी जो बिल आ रहे हैं उसको कंपेयर किया तो ऑलमोस्ट 2 गुना बढ़ गए करंट बिल। 2 गुना बढ़ाकर अब फ्री में बिजली देगा, ये कैसा है? 2000 दिया तो अब 4000 मांग रहे हैं लोगों के साथ। और फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो बोल रहे हैं, पूरा बस फुल। तेलंगाना में आप भी बहुत सारे वादे कर रहे हैं क्या? क्या सर? तेलंगाना में आप भी बहुत सारे वादे कर रहे हैं क्या? तेलंगाना में हमारा जो चुनाव प्रचार का जो मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है, और सभी वादा हमने किया है। हाँ। और जब तक वो फ्री ट्रांसपोर्ट का सवाल आता है, पहली बार इन द हिस्ट्री एक कहावत आ रहे थे, क्या है, बीएमटीसी और केएसआरटीसी में जो बस सेकेंड हैंड रिटायर होते हैं उसको ये कॉर्पोरेशन, चारों कॉर्पोरेशन, बेंगलुरु सिटी कॉर्पोरेशन का बस वो खरीद रहे हैं। ऐसा इस स्थिति पर हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पहुंच चुके हैं। हमारा उसको हम नहीं देख पा रहे हैं, उसको कुछ नई इजाजत नहीं मिल रहा है। ऐसा स्थिति, ऐसा गारंटी के पास, और एक चतवा गारंटी कांग्रेस कर्नाटक का जनता को दे रहे हैं। लौटता हूँ शंकर जी, ये एक दिन में 3-4 घंटे का बिजली ना आना। दूसरा, तमिलनाडु को उसका इंडी अलायंस का पार्टनर को पानी भिजवाना, तो ऐसा भी गारंटी दे रहे हैं। सिर्फ इनका जो 5 गारंटियां है उसमें कंफ्यूजन ले नहीं के कुछ नहीं इम्प्लीमेंटेशन हुए, सिर्फ 30% या 35% लाभार्थियों को। यही तो मुश्किल है कि वादे कर देते हैं, पूरे नहीं कर पाते हैं। लौटता हूं आपके पास विनोद जी, अबे निजाम साहब ने कहा कि देखिए, एक तो मैंने पहले उनको कहा कि देखिए, ये जो आप जिस योजना का जिक्र कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? लोगों को 1 रुपये 2 रुपये किलो में अनाज देने की। और अगर आप ये कह रहे हैं कि 5 किलो अनाज देना जो है वो गरीबी के सर्टिफिकेट देना है, तो फिर जिनको आप कह रहे हैं कि मैं 1500 दूंगा, 2000 दूंगा पॉकेट में, वो फिर कैसा सर्टिफिकेट है विनोद जी? लाल जी, निजाम साहब का जवाब तो बीजेपी प्रवक्ता देंगे, लेकिन वो कुछ सवाल हम लोगों के अपने एडिटोरियल पर रखा था, और उन्होंने कहा था कि आपने इस साइड लेके आपने एक तरह से रिपोर्ट बनाई है। निजाम साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से ये स्कीम शुरू हुआ, तो फिर से दोबारा करने की बात आई थी, जो 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त अनाज की बात आई थी, तो सबसे पहले कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए इलेक्शन कमीशन तक जाने की धमकी दी थी। कुछ लीडरों ने इसके लिए प्लान भी किया था कि 5 राज्यों के चुनाव में ऐसा घोषणा क्यों हुआ। तो आप इसको किस तरह से राजनीति में देखते हैं? आपकी पार्टी जाने और आप जाने। लेकिन दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, आप थोड़ा सा गौर से सुनिएगा कि आप जब कह रहे थे कि हमने ये स्कीम पूरा कर दिया, हमने ये स्कीम पूरा कर दिया, देखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ें फ्री नहीं मिलती है। जब आप कोई एक फ्री देते हैं तो आप बगल से कई गुना उसे ज़्यादा वसूल लेते हैं। बिल्कुल। और यही बात अभी बीजेपी प्रवक्ता कर रहे थे सारंग, कि आप देखिए कि जिस दिन आपने 200 यूनिट की बिजली की बात की, वो भी राइडर लगा के, तो आपने अगले दिन जो है वो उसके बिजली के रेट में आपने एक संशोधन किया और आपने रेट बढ़ा दिया। अभी भी रेट जारी रहे। कर्नाटक की इंडस्ट्री जो है वो किस तरह से सड़क पे है, किस तरह से आंदोलन कर रहा है, ये भी आपको पता होगा। रही बात दूसरी बात की आपकी सरकार की तरफ से, आप जाइए अभी हिमाचल प्रदेश में देखिए, ये 2 नमूने हैं आपके 2 स्टेट के मॉडल, और वहाँ 800 करोड़ रुपए जुटाने के लिए हिमाचल सरकार अभी बाजार जा रही है उस चीज़ को कि हमारे पास पैसे उपलब्ध नहीं है, तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम को कैसे लागू कर पाएंगे। पंजाब में देख लीजिए, खुद गवर्नर ने पंजाब सरकार को लिखा है कि आपकी जीडीपी का 48% आपका लोन हो गया है, आप अगर लोन लेके इस तरह की सब्सिडी दे रहे हैं तो ये एक तरह से दिवालिया की तरफ बढ़ रहे हैं। 3.5 लाख करोड़ का पंजाब के ऊपर में कर्ज है। तो इसका साइड इफेक्ट देखिए कितनी तेजी से हो रहा है।
ये चीज़ कर्नाटक में भी हो रहा है। आपके फ्लीट में एक नई बस नहीं आ पाई है क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, और बस की हालत देखिए जिसमें वो आप फ्री कर रहे हैं, वहाँ छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को खड़ा रह जाना पड़ता है, कितने लोग उसमें बस में चढ़ जाते हैं। ऑटो रिक्शा वाले हम लोगों ने स्टोरी किया निजाम साहब, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ आपको एक पिक्चर आपके सामने में रख रहा हूँ। तो सवाल ये नहीं है कि आप फ्रीबी के और वेलफेयर स्कीम को, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी ये केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी ये तय करना है कि फ्रीबी का परिभाषा क्या है। अब सवाल ये है कि फ्रीबी और लोक कल्याणकारी राज्य के लिए में दोनों चीज में ये फर्क हमें महसूस करना होगा। आम आदमी की जरूरत में मेडिकल है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये अगर आप बेहतर कर पाते हैं तो शायद किसी भी गारंटी से बड़ी गारंटी, बिल्कुल वो ज्यादा बड़ी गारंटी होगी। निजाम साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना, ये भी जरूर पूछना चाहूँगा कि ये बताइए कि आप गारंटी कर देते हैं, आपके डिप्टी सीएम कहते हैं कि भाई उधर पैसा देना इसलिए विकास के काम ठप, तो विकास इसका मतलब नहीं होगा, सिर्फ गारंटी पूरी करते रहिए, लोगों को पैसे देते रहिए। नहीं, ये जो स्टेटमेंट था उसको पर्सपेक्टिवली डिफरेंट, अलग एंगल से दिखाया गया। मैं ये बताना चाहूंगा 2018 तक कर्नाटक का खर्चा कितना था, आप इनसे पूछ लीजिएगा बीजेपी के प्रवक्ता से, पूछिए, ये नहीं बता पाएंगे। 2.5 लाख करोड़ था। इनकी सरकार 3 साल में 3 लाख करोड़ का खर्चा लेती है और उसको खत्म कर देती है। किसी को आज तक पता नहीं चल रहा है कि ये 3 लाख करोड़ इन्होंने कैसे खर्च किए, कैसे लूटे और कहां पे इन्होंने डाला है। ठीक है, आज 5.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा कर्नाटका का है, और नेशनल लेवल पे देखें 2014 में 55 लाख करोड़ का खर्चा। आपने बड़े आरोप लगाए हैं, बीजेपी का जवाब, टीएस संकीर्ति जी जवाब दीजिए। लेकिन आज 1,60,000 करोड़ का खर्चा मोदी सरकार ने इस देश पे रखा है। ये खर्चा बीजेपी का जवाब लेते हैं, और ये संकीर्ति जी जवाब दीजिए, ये पूछना जरूरी है। अगर आप कहते हैं निजाम साहब आप जवाब ले लेते हैं, समय की कमी है, सरकार दिवाला हो गई है, तो ये सवाल हमें बीजेपी से पूछना है। बिल्कुल, आपने पूछ लिया है, उनको जवाब देने दीजिए। आप संकेत जी जवाब दीजिए, कैसे किए, संकेत जी जवाब दीजिए जल्दी से। हाँ सर, जब हमारा कांग्रेस प्रवक्ता जो बोल रहे कर्जा की बात, 2018 से लेकर 2023 तक जो चुनाव सत्ता में थे, 2013 से लेकर 2018 तक जब सिद्धरामैया की गवर्नमेंट में थे, वो 2013 तक हमारा जो कर्नाटक का कर्जा था 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ को 2 लाख करोड़ करने के लिए सिर्फ 2 ही साल लगा सिद्धरामैया का गवर्नमेंट में, इतना कर्जा हमारा ऊपर लगाया। वो सब अलग बात है, ठीक है, कर्जे की बात नहीं करता। जब हमारा कांग्रेस प्रवक्ता ये जो आरोप लगाता है, ऐसा करते हैं, हम पहले ये घोषणा से पहले से भी एक ही प्रश्न उसके साथ पूछ रहे, अब तक सवाल की जवाब नहीं दिया है, इसका पूर्ण संपन्नमूल कैसे उसका क्रोडीकरण होता है, हाउ इज द रिसोर्सेज फॉर दिस freebies और द गारंटीज व्हिच यू हैव प्रॉमिस्ड आर जनरेटेड। ठीक है, एक भी सबूत नहीं है। जवाब आ गया आपका। हम इस मुद्दे पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया टीएस संकीर्ति जी जुड़ने के लिए, निजाम फौजदार जी आपका भी जुड़ने के लिए, और विनोद मिश्र जी आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। आगे भी हम जरूर इस मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त। अब बात करेंगे कि सुरंग हादसे में किस तरह से राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। उत्तरकाशी सुरंग हादसे पर राहत और बचाव कार्य हुआ तेज। पीएम ने फिर ली मुख्यमंत्री धामी से जानकारी। तो प्रधानमंत्री लगातार इस मामले पर जानकारी ले रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से, और इस मौके पर पीएम ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से जरूरी बचाव उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं लगातार इस राहत और बचाव कार्य में।
केंद्र और राज्य एजेंसियों के आपसी समन्वय से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। पीएम ने साफ तौर पर यह बात कही है और लगातार पीएम संपर्क में हैं। इसी क्रम में पीएम मोदी अब तक 3 बार मुख्यमंत्री धामी से स्थिति की जानकारी ले चुके हैं और पीएमओ की टीम भी मौके का निरीक्षण कर चुकी है और लगातार स्थिति पर नजर भी बनाए हुए है। इस बीच बचाव अभियान में शामिल होने के लिए इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस के अध्यक्ष भी सिलक्यारा पहुंच चुके हैं घटनास्थल पर। सुरंग में फंसे हुए पीड़ितों को बाहर निकालने के लिए भारी मशीनें भी सिलक्यारा सुरंग में पहुंच गई हैं, तो अब उम्मीदें और ज्यादा हो गई हैं कि सुरक्षित सभी को बाहर निकाल लिया जाएगा। इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस के अध्यक्ष प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स सिलक्यारा सुरंग में पहुंच चुके हैं, तो और ज्यादा इससे उम्मीद बंध रही है। प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स ने सुरंग के मुख्य द्वार पर बने एक मंदिर में पूजा अर्चना भी की इस अभियान की सफलता के लिए। और साथ ही प्रोफेसर डिक्स ने कहा, हम फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने जा रहे हैं, यहां बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि हमारी पूरी टीम यहां है और हम किसी भी कीमत पर उन्हें ढूंढेंगे और बाहर निकालेंगे। तो ओपी यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर जानकारी के साथ घटनास्थल से ही जुड़ चुके हैं। ओपी, क्या प्रोग्रेस है, खास तौर पर जब से प्रोफेसर डिक्स आए हैं, प्रधानमंत्री ने लगातार जानकारी ली है, उम्मीदें और ज्यादा बंध गई हैं कि अब जल्द ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा फंसे हुए मजदूरों को? जी, देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में बीते 4.5 साल से जब कार्य चल रहा था, उसमें भोर सुबह 12 तारीख को जब ये घटना घटी, उसमें जब 41 मजदूर फंसे, उसके बाद राहत कार्य के लिए न केवल राज्य प्रशासन बल्कि केंद्रीय स्तर पर एजेंसियां सक्रिय हो गई थी। लेकिन ये पहाड़ियां बहुत नाजुक और सॉफ्ट है और यहाँ की जो संवेदनशीलता जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पहाड़ है उनकी तुलना में काफ़ी युवा मानी जाती है, तो इस वजह से इसमें काम करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। लेकिन जैसा आपने कहा, डिक्स जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ यहाँ आए हुए हैं, नॉर्वे, थाईलैंड, अमेरिका और अन्य देशों से भी इसमें एक्सपर्टीज की मदद ली जा रही है। भारत सरकार की जो तमाम एजेंसियां, केंद्रीय और राज्य स्तर की जो टनल एक्सपर्टिंग है और जो टनल जैसे कार्य में कई सालों से काम कर रही है, उन सभी के समन्वित प्रयासों से इसमें काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज सुबह के मुख्यमंत्री हैं उनसे संवाद किया। इससे पहले भी 2 बार प्रधानमंत्री इनसे बातचीत कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री न केवल इस मसले को लेकर संवेदनशील है, बल्कि केंद्र और राज्य की समन्वित प्रयास से एजेंसियां इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने पर जुटी हुई है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि टनल का जो नजारा है दिखाई, ये जो टनल है ये सिलक्यारा टनल है जी, और इसी टनल में तकरीबन 200 मीटर आगे जो हादसा हुआ है वो मलबा 70 मीटर तक धंसा हुआ है। और इसी टनल पे अभी जो काम कर रहे हैं, ये जो अमेरिकन ऑगर मशीन है वो तकरीबन 70 फीट तक इसका जो मलबा उसको उठाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने 22 मीटर तक 900 mm के 6 मीटर के पाइप डाल भी दिए हैं, लेकिन एक हार्ड स्टोन आने की वजह से काम रुक गया। और उसके बाद कल जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहाँ पहुंचे तो उन्होंने कहा कि किसी एक विषय को या एक एंगल को लेकर हमें काम नहीं करना चाहिए, हमें मल्टी एंगल्स को लेकर कई पॉइंट बनाने चाहिए और सब पे समन्वित प्रयास से सभी एजेंसियां काम करें। उसी के बाद से यहाँ 6 अलग अलग बिंदु बनाए गए। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा पहाड़ी का ऊपर का हिस्सा दिखाया जरा। इस ऊपर वाले हिस्से में सतलुज विद्युत निगम जो कंपनी है उस कंपनी को कार्य दिया गया है और ये कंपनी यहाँ पर वर्टिकल ड्रिलिंग करेगी। 2 इन्होंने पॉइंट चिन्हित किए हैं। इसके साथ ही इस पहाड़ी पर रास्ता बनाने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदारी दी गई है, जो लगातार काम कर रहा है और उम्मीद की जाती है कि आज देर रात तक ये काम संपन्न हो जाएगा। इसके अलावा इस टनल का जो दूसरा पॉइंट है बरकोट साइड, वहां पर जो टिहरी डैम के जुड़े इंजीनियर्स है टिहरी जल विद्युत निगम, उनको एक टनल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, छोटी टनल साथ में, ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटा जा सके। और इसके अलावा इसमें 2 दाएं और बाएं की साइड में जो ONGC है उसको काम दिया गया। जी ओपी, हम आगे आपसे ज़रूर इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस उम्मीद के साथ कि जल्द ही आप वहाँ से अच्छी खबर हमें सुनाएंगे। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बारी होगी रिपोर्टर डायरी की। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें।
आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है और अब विभिन्न मुद्दों पर हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट रिपोर्टर डायरी में। डायरी का पहला पन्ना, बिहार में छठ पूजन के दौरान हुई दुर्घटना पर सुनते हैं हमारे संवाददाता कुमार आलू का विश्लेषण। बिहार में छठ एक महापर्व है और इस दिन न सिर्फ हिंदुस्तान के विभिन्न कोनों से बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर छठ पर्व करने आते हैं। अगर हम याद करें नीतीश कुमार को 2005 में लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ इनका नारा था कि हम आएंगे सत्ता में तो जंगल राज को खत्म करेंगे। कुछ हद तक कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हुई, लेकिन आज की जो घटना है खासकर लखीसराय जिले की, बिहार के लखीसराय के जिले की, कभी वो मुंगेर का हिस्सा था। आज वहाँ पर एक लोमहर्षक घटना हुई है जब अर्घ देकर, यानी सवेरे का जो अर्घ होता है, सूरज का अर्घ देकर जो आते हैं लोग, और वहाँ से जब एक फैमिली आ रही थी तो उस पर अंधाधुंध फायरिंग किया गया उस फैमिली पर और 6 लोगों को गोलियां लगी, जिसमें से कि 2 तो घटनास्थल पे ही उनकी मृत्यु हो गई और बाकी को जो रेफर किया गया बेगूसराय हॉस्पिटल में और उसके बाद फिर पटना उनको रेफर किया गया PMCH में, उसमें एक लड़की की मौत हो गई। तो ये एक जीता जागता नमूना है कि किस तरीके से नीतीश कुमार जंगल राज के खिलाफ आह्वान को लेकर के आए थे, बिहार में अपनी सरकार बनाई थी और उसी बिहार में एक बार फिर जंगल राज रिटर्न्स 2 हो रहा है। हालांकि पुलिस की जो कप्तान है पंकज कुमार, उनका कहना है कि यह मामला प्रेम प्रसंग का है और जो प्रेमी सन की प्रेमी था उसने अब शादी ना होने की वजह से, यानी उसके परिवार के लोग शादी करने के लिए राजी नहीं थे, इसके लिए उसने सनकीपन का सवार होकर के उस पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है और जिस तरीके से कानून और व्यवस्था का हवाला देते हैं नीतीश कुमार इस पर क्या एक्शन लेते हैं। और अब बात पेड न्यूज की, जिस पर सियासत तेज हो रही है। सुनिए हमारे संवाददाता अनुज यादव की रिपोर्ट। चुनावों के समय में पेड न्यूज की काफी खबरें सामने आती हैं और अभी विधानसभा चुनाव में भी इस तरह की खबरें सामने आई हैं कि कुछ अखबारों ने पेड न्यूज को हेडलाइन के रूप में दिया है। कानून के जानकार बताते हैं कि पेड न्यूज को रोकने के लिए कोई बड़े और कड़े प्रावधान तो नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अंदर एक मॉनिटरिंग सेल जरूर बनी होती है जो इस पर एक तरीके से निगरानी रखती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यही है कि अगर लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो निश्चित तौर पर पेड न्यूज़ के बढ़ावे को ना सिर्फ रोकना होगा बल्कि उसे पूरी तरीके से बंद करना होगा। कानून के जानकार ये भी कहते हैं कि जब किसी भी तरीके से कोई मीडिया प्रतिष्ठान हेडलाइन के रूप में पेड न्यूज़ को दिखाए तो वोटर्स के ऊपर उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ये सब कुछ एक अच्छे लोकतंत्र और मजबूत लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।